हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो कंपनी रूल था उसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे क्राउन रूल क्या था। ये जो पिछली कुछ स्लाइड्स हैं इसमें हमने कंपनी रूल को बिल्कुल पूरा करा है। कंपनी रूल के टाइम पे क्या क्या एक्ट बने थे, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, वो हमने अच्छे से कंप्लीट करा है। देन आज हम शुरू करते हैं क्राउन रूल। जब कंपनी ने अपना जो हुकूमत जमाई थी उसके बाद इतने ज़्यादा एक्ट बनाए, इतने ज़्यादा रूल्स वगैरह बनाए जिससे उन्होंने बिल्कुल इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गए, जिसकी वजह से रानी झांसी की जो रानी थी उनके बेटे को राजा नहीं बना रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा सगा बेटा है तो ही वो राजा बनेगा। ऐसे ऐसे रूल्स बनाए थे उन्होंने। उसके बाद एक सडन एक ऐसी म्यूटनी हुई जिसको बोला हमने सिपोई म्यूटनी। उसमें क्या था कि जो इंडियन के जो लोग थे, जो मिलिट्री का मतलब जो एक सैनिक का काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश के अंडर में सैनिक बन के रह रहे थे और वो उनको सैलरी देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो अलग अलग रिलीजन के लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे एक आर्मी की तरह काम कर रहे थे, एक मिलिट्री मैन की तरह काम कर रहे थे। उनको ये खबर मिलती है कि जो ये नई कार्टिलेज आई है, नई गन की जो बंदूक की गोली हैं, इसमें पिग का जो एक फ़ैट होता है, पिग का फ़ैट और जो काव होता है उसके फ़ैट को उसमें डाल रखा है एज अ लुब्रिकेट। जो वो होता है ना, किसी चीज़ को जो हम चिकना करते हैं, कोई मशीन में ग्रीस का काम करते हैं, तो उनको पता चलता है कि एज अ लुब्रिकेट इन्होंने पिग का और गाय की चर्बी और पिग की चर्बी इसको डाल के इस कार्टिलेज में बंदूक की गोली में रख रखा है। और जो बंदूक की गोली है उसका जो एक कैप होता है उसको वो मुंह से खोलते थे। मुंह से खोलने के बाद उसको गन में लगाते थे। तो जो गाय होती है वो इनके लिए, हिंदुओं के लिए रिलीजियस होती है, और जो पिग होता है उसको मुसलमान के लिए वो होता है कि मतलब उसको टच ही नहीं कर सकते, उसको उसका नाम भी नहीं ले सकते। इस वजह से भाई मुसलमान और हिंदू जितने भी लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे काम कर रहे थे फ़ौज में, उनको उससे परेशानी हो गई और इतना ज़्यादा भड़क गए कि एक बगावत फैल गई वहाँ से। उन्होंने शुरू कर दी वहाँ से एक जंग। 1857 की ये बात है। तो इसको बोला गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको बोला गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपोय म्यूटिनी। सिपोय म्यूटिनी 1857 में शुरू होती है। हालांकि ये नदर्न इंडिया में ज़्यादा फैलती है, साउथ इंडिया में इतनी नहीं देखी गई थी। लेकिन हाँ, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी काफ़ी नुकसान होता है। इतने सारे ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिसमें ये बहुत लोग मरते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के मेन लोग थे, झांसी की रानी होगी, तांतिया टोपे हो गए और नाना साहेब, इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। बाद में जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस म्यूटिनी को, इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबा दिया था। ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग थे जो इंडिया के ही थे, उन्होंने अच्छे से इसमें साथ नहीं दिया था। ये पूरे नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हो रहा था और साउथ इंडिया में नहीं था। इस वजह से इसको इंडिया हार गया था। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, 1857 के रिवोल्ट को इंडिया हार गया था। लेकिन हाँ, अगर सब लोग मिलके लड़ते तो शायद तभी हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दबा दिया। इंडिया की जो लोग थे, जो सब रिवोल्ट कर रहे थे, उनको दबा दिया गया और काफ़ी जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद लेकिन हाँ, जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन में काम कर रही थी, उनको ये तो पता चल गया कि भाई ये अब आसान नहीं है। अब हिंदुस्तान पे हुकूमत करना इतनी आसान नहीं है। यहाँ के लोग अब चुप नहीं रहते, यहाँ के लोग अब बगावत करते हैं। उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो देन उनको अब कुछ ऐसे एक्ट लाने थे जिससे कि यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो। उनको ऐसे ऐसे कुछ एक्ट्स वगैरह लाने थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, अब जो कुछ चीज़ होती है, मतलब जो इंडिया के लोगों ने बगावत करा, तो एक रीज़न तो होना चाहिए ना कि ये सब चीज़ क्यों हुई, जिससे बाकी फिर से हिंदुस्तान के लोगों की एक सिंपैथी मिल जाए कि हाँ यार, ये ब्रिटिश क्राउन तो अच्छा कर रहा है। इन्होंने ये सब चीज़ों की जो इल्ज़ाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगा दिया कि ये जो एडमिनिस्टर कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी वजह से तुमको इतना कुछ सहन करना पड़ा कि तुम लोग बगावत पर उतर आए। लेकिन हाँ, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करते हैं, अब हम डायरेक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब इस तरीके से इन्होंने सिंपैथी गेन करी थी फिर हिंदुस्तान के लोगों की। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस वक्त हटा दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और हर तरीके की पावर उससे ले ली गई।
अब वो ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी है, जो पहले ही इन्होंने उसके कमर्शियल जो एक वैल्यू थी उसको ख़त्म कर दी थी कि पहले तुम कमर्शियल, अब तुम्हारा एक कमर्शियल काम नहीं है, अब तुम जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी हो, बस तुम्हें को एडमिनिस्टर करने हैं वो सब रूल्स जो कि हम ब्रिटेन में बना रहे हैं, जो कि ब्रिटिश क्राउन से बन के आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब इतना हिंदुस्तान के लोग कहाँ जानते थे कि ये जो रूल्स, ये सब जो चीज़ें कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश क्राउन के इशारों पे कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारों पे। लेकिन अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इस चीज़ के लिए गलत साबित कर दिया कि यही इसकी गलती है, हमारी गलती नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब चीज़ें गलत कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हर तरीके से इसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर आके ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है और एक एक्ट लेकर आते हैं 1858 में, जिसको बोलते हैं हम एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और इसको हम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के तहत इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। फिर इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया का, जो पहले गवर्नर जनरल बनाया था इन्होंने, गवर्नर से गवर्नर जनरल की एक उपाधि दी थी, और बाद में आके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। अब जाकर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई थी। अब इंडिया जो है वॉज टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मतलब इंडिया जो है अब इस पर राज होगा वो ब्रिटेन की जो रानी है उसके नाम से होगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ के रूल्स बनेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। अब यहाँ पर कुछ भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं है। अब लॉर्ड कैनिंग थे जो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनको एक प्रमोशन दे दिया गया, इनको बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जनरल पहले कौन थे, गवर्नर पहले कौन थे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया पहले कौन थे, इसको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो दो टीम बनी हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वैसे भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि हमारी पावर कम है, हमारी पावर कम है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ख़त्म। ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है और एक नई ऑफिस बनाते हैं, नई बॉडी बनाते हैं, एक नई उपाधि बनाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। एक ऐसा इंसान जो डायरेक्ट यहाँ का जो वाइसरॉय है, जो इंडिया का वाइसरॉय है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कांटेक्ट करेगा, सारी रिपोर्ट जो इंडिया में चल रहा है उसको देगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, ये उन रिपोर्ट्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक इंसान है ना जो वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब अगर यही नहीं होगा तो ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है ये डायरेक्ट जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो रिपोर्ट्स नहीं रख सकता, तो एक ऐसी बॉडी भी तो हो ना जो वाइसरॉय से कांटेक्ट करे और जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सब चीज़ें दिखाए कि रिपोर्ट्स रखे कि क्या चल रहा है। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था। अब ये वाइसरॉय से बातें करता था क्या क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें ये महारानी के सामने पेश करता था। अब ये अकेला भी नहीं कर सकता, इसकी भी पूरी टीम होनी चाहिए। 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई जो SOS मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये इसको जस्ट एक एडवाइस देगी, एडवाइजरी बॉडी है। जब SOS कुछ एक्शन लेगा, कोई नियम बनाएगा, कुछ अपने डिसीजन लेगा, हो सकता है ये गलत हो, भाई भगवान तो ये भी नहीं है, गलत है, और इनके तो इंटेंशन ही गलत होते थे ब्रिटिशर्स के। अगर ये कोई चीज़ें करता है जो कि गलत है, लीगल नहीं है, तो इस पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है वहाँ से, और इस पे मुकदमा भी दर्ज करा जा सकता है, हिंदुस्तान में भी और ब्रिटेन में भी, कहीं भी। तो ये होता है तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहाँ तक है। देन उसके बाद हम अगला एक्ट देखते हैं, अगला एक्ट कौन सा था। अब आता है 1861 में, अब उसके ही 3 साल बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब 1857 का जो वो था रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी इसको पता चल गया था कि अब बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इंडियंस के साथ कोऑपरेट करना, इनकी सुनना और इनको हिस्सा देना है एडमिनिस्ट्रेशन में। ये वाला एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके फीचर्स क्या थे, जैसे मैंने बोला, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चल गया था कि इंडियंस के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस एक्ट में यही था कि इंडियंस के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की गई। वाइसरॉय जो था वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर।
कहाँ पर? अपनी काउंसिल में। मतलब कुछ इंडियंस भी होंगे उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वाइसरॉय की 2 काउंसिल होती थी, ये वाइसरॉय है, इसकी 2 काउंसिल थी, एक होती थी लेजिस्लेटिव, एक होती थी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जो नियम बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करती है। अब इसकी ये वाली काउंसिल में कुछ इंडियन मेंबर्स भी होंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर इनको बोला गया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर कैसे होते हैं? जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, उनको चुना गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इनको वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उससे कॉन्टैक्ट करके, उससे बातें करके। ये था इसका पहला पॉइंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का पहला पॉइंट ये था। देन जो पावर छीन ली गई थी चार्टर एक्ट 1833 में मद्रास और बॉम्बे से, उनको वापस दी गई हैं। इस एक्ट के तहत थोड़ी सी लेजिस्लेटिव पावर, उस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नियम बनाने की पावर दे दी गई। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ी अलग अलग जगहों पे। तो बंगाल में 1862 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में, पंजाब में 1897 में ये भी बना दी गई। एक सिस्टम यहाँ पे लागू होता है इस एक्ट के तहत जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कैनिंग ने, जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं लॉर्ड कैनिंग। और इसका क्या होता है कि एक भी काउंसिल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं। जैसे आज भी हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, एक हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, एक रोड्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गया, एक होम मिनिस्टर हो गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और उनमें से एक मेंबर जो होता है वो इंचार्ज होता है एक डिपार्टमेंट का, या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। जैसे आज भी पार्लियामेंट में एक बंदा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को भी देखता है, एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री का इंचार्ज भी एक बंदा हो सकता है। इसी तरीके से अब क्या होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे वो इंसान एक फ़ाइनल ड्राफ्ट या फिर एक फ़ाइनल रिपोर्ट दे सकता है, जिसमें वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिससे क्या होता है ना, थोड़ा इजी हो जाता है ये वर्किंग्स, ये मशीनरी काफ़ी इजी हो जाती है ये वर्क करना। तो इस वजह से ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करा, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान और काफ़ी सरल हो गई थी। अब इनमें एक और पावर यहाँ से निकल के आती है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसमें क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी ऐसा नियम बना सकता है जो इंडिया, ये जो होता है वाइसरॉय, जिसमें ये अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी ज़रूरत नहीं, मतलब इसकी भी कोई सहमति नहीं ले सकता, और जस्ट कोई एक ऐसा रूल बना देगा जिसमें जस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब SOS से कॉन्टैक्ट करेगा और इमरजेंसी के टाइम पे कोई ऐसा रूल बना दे सकता है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये इनको मिलती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। ये सब कुछ खास फीचर्स थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के। इसके बाद फिर हम अगले जितने भी एक्ट आते हैं, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगू, चेम्सफोर्ड, जितने भी थे हम उनको अगले पार्ट्स में क्लियर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, और ज्वाइन रहें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करे। वीडियो को लाइक करें, अगर इसमें कुछ अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करें, कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी कमेंट करें, जिससे मुझे एक फीडबैक मिल जाए कि मैं काम कैसा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।